जोहार दोस्तों, सभी झारखंड वासियों का स्वागत है आपके अपने दास ग्रुप एजुकेशन में। मेरा नाम है कुंदन और आज हम लोग देखेंगे क्लास 7 के, ठीक है, जो आप लोग का कल यानी कि 17 तारीख को जो कि है एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, हिंदी में और साइंस में। हिंदी का वीडियो मैंने पहले अपलोड कर चुका हूँ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीडियो को देख लीजिए, सभी प्रश्न उसी से पूछे जाएंगे, ठीक है, और ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी साइंस का जो कि है सेट 1 जो कि आप लोग का अपलोड हो चुका है, वहाँ से आप लोग देख सकते हो, ठीक है, और सेट 2 जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल में जो नए हो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो, ठीक है, की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमसे जो कि टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप में ज्वाइन हो सकते हो, ग्रुप वगैरह में। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ से जाकर फटाफट ज्वाइन हो जाओ पहले, उसके बाद इस वीडियो को देखना चालू कर दो और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करो ताकि उनको भी इस वीडियो से जो है लाभ प्राप्त हो सके। और वीडियो को अगर आप लोग शुरू से लास्ट तक नहीं देखोगे तो कुछ समझ नहीं पाओगे, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एक भी प्रश्न जैसे छूटना नहीं चाहिए। चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सेट 1 जो कि अपलोड मैं पहले कर चुका हूँ, तो ये सेट 2 रहने वाला हम लोग का, ठीक है, सेट 2 रहने वाला। प्रश्न यहाँ पे हम लोग का पहला, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं, ठीक है, जो मानव शरीर है उसमें कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो चलिए देख लेते हैं कितनी होती हैं। देखिए 200, 202, 206, 210, तो सबको पता है 206 होता है, ठीक है, ये तो क्लास 1 से सिखाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा में यहाँ पे है, निम्नलिखित, ठीक है, जो नीचे लिखा हुआ है, में से कौन सा बल घर्षण बल को कम करने में सहायक होता है, ठीक है, या फिर सहायक है। तो ऑप्शन यहाँ पे आप लोग के पास है, चिकनाई लगाना, ठीक है, रेत डालना, बल लगाना, सतह को, ठीक है, खुरदुरा बनाना। इसका उत्तर हो जाएगा पहला नंबर यानी कि चिकनाई लगाना। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 है, आपके तथा समतल दर्पण में बने अपने प्रतिबिंब के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। कितनी है? तो 12 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी। तो इसको मैं जो कि आप लोग को एक एडवांटेज से समझाता हूँ, ठीक है। देखिए यह हो गया समतल दर्पण, यहाँ आप हो, ठीक है, यहाँ आपका प्रतिबिंब बना है, ठीक है, क्योंकि प्रतिबिंब आपको पता है पीछे बनता है समतल दर्पण में। और अगर आपका प्रतिबिंब के बीच की दूरी यहाँ पे है, ठीक है, आपको पता है कि ये दर्पण है, ठीक है, तो दर्पण से जितनी दूरी पे आप खड़ा होगे उतनी दूरी पे आपका प्रतिबिंब भी खड़ा होगा, ठीक है। तो आप 6 सेंटीमीटर पे खड़ा हो तो वो भी 6 सेंटीमीटर पे खड़ा होगा, है कि नहीं। आप जो कि है 6 सेंटीमीटर खड़ा हो गए तब ना वो 6 सेंटीमीटर खड़ा होगा, नहीं समझ पाए ना आप लोग, क्योंकि मैं समझाता हूँ, इसको काटिए पहले। देखिए इसके बीच की दूरी हमें देखिए कुल कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। और आपको पता है कि आपसे दर्पण की दूरी 6 सेंटीमीटर, ठीक है, आपसे दर्पण की दूरी अगर 6 सेंटीमीटर है तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी भी 6 सेंटीमीटर होगी, है कि नहीं, क्योंकि पता है आप लोग का कि दोगुना होती है। अगर आप 1 हो तो इधर भी 1 होगा, अगर इधर 2 सेंटीमीटर होता है तो इधर भी 2 सेंटीमीटर होता है। तो 12 यानी कि इधर 6 होगा तो इधर भी 6 होगा, यानी कि प्रतिबिंब जो है वस्तु के कहाँ बनती है, तो वस्तु से जो कि बराबर बनती है। तो आप 6 हो तो वो भी 6 होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी हो जाएगा। इस प्रकार समझ सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न यहाँ पे है, वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो वायुमंडल में आप लोग को पता सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन, ठीक है, कितनी प्रतिशत पाई जाती है कमेंट करके जरूर बताओ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आप लोग का है, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में लगभग 5 से 5.5 लीटर रक्त होता है, ठीक है, तो 5 से 5.5 लीटर रक्त रहता है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, 1 मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे है, श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि WBC, हेमोग्लोबिन, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स। तो उत्तर आप लोग को पता चल गया होगा, हेमोग्लोबिन। नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है। तो जितने समय में 1 साल होता है यानी कि 365 दिन, कभी कभी जो कि है 366 भी हो जाता है, ठीक है, वो क्यों होता है आप लोग कमेंट में बताओ, फटाफट बताओ। नेक्स्ट प्रश्न है,
ऊष्मा स्थानांतरित की किस प्रक्रिया में, ठीक है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शंस देख लेते हैं। चालन, संवाहन, ठीक है, विकिरण, सभी में। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकिरण। इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पे देखिए 9 नंबर का है। ईस्ट में मुकुलन द्वारा जनन होता है, ठीक है। इसमें किस विधि द्वारा जनन होता है, तो मुकुलन द्वारा जनन होता है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है वायु का मुख्य घटक कौन सा है, तो वायु में नाइट्रोजन 78% सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। देखिए बहुत सारे बच्चों ना क्या होते हैं, थोड़े उलझन में पड़ जाते हैं कि वायु में नाइट्रोजन प्रतिशत कितना है, ठीक है, और पृथ्वी में जल कितना है, इनको पता ही नहीं चलता है, ठीक है। कभी इसको जल से तुलना करते हैं, तो कभी जो कि है जल को इसे तुलना करते हैं। तो देखिए एक मैं आप लोगों को ट्रिक बताता हूँ। देखिए सिंपल है, नाइट्रोजन जो है वो 78% है, ठीक है, और जल जो है वो पृथ्वी में 71% भाग घिरा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा है, मतलब 71% भाग जो जल से घिरा हुआ है, ठीक है, समुद्र है। तो जो 78% है, तो इस प्रकार आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है। जल, ठीक है, यह इसको लिखने में आप लोग कितना आसानी है, जल छोटा लिखा रहा है तो इसलिए कम होगा 71, और नाइट्रोजन ये थोड़ा बड़ा लिखने में बड़ा है तो इसलिए ये 78% यानी कि ज़्यादा होगा, ठीक है। इस प्रकार याद कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न इधर पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है किसी स्थान पर पवन की गति होने पर हवा के दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो किसी स्थान पर पवन की गति होने पर हवा का दाब कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो यह प्रभाव लिख सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर में पाए जाने वाले 2 प्रमुख अंगों के नाम लिखें, तो कौन कौन से प्रमुख अंग हैं। हृदय, जिसको हार्ट कहते हूँ, यह रक्त संचालन करता है। मस्तिष्क, जिसको ब्रेन कहते हूँ, जो आप लोग के पास शायद है इसलिए वीडियो देख रहे हो आप लोग, ठीक है, यह शरीर को नियंत्रण करती है या करता है। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर, पारिस्थितिक तंत्र क्या है, इसके 2 प्रकार लिखें। तो देखिए पारिस्थितिक तंत्र, जिसको इकोसिस्टम कहते हैं, इंग्लिश में कितना मस्त है ना बोलने में, इकोसिस्टम, जीवों और उनके आसपास के वातावरण के बीच परस्पर क्रियाओं का समूह होता है। इसके 2 प्रकार हैं। पहला स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, जैसे जंगल, घास के मैदान, रेगिस्तान आदि। जलीय पारिस्थितिक तंत्र, जैसे नदी, झील, समुद्र इत्यादि लिख सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पे है 2 जंतुओं के नाम बताइए जिनमें परिसंचारण तंत्र नहीं पाया जाता है। तो ऐसे 2 जंतु जिनमें जो कि है संचारण तंत्र नहीं पाया जाता वे हैं स्पंजी, ठीक है, पोरीफेरा और प्लेनोरिया, ठीक है, जिसको प्लेटिहेलेमेंथिस कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार याद कर सकते हो। इंग्लिश को छोड़ो, अगर याद नहीं होगा तो मत करो, लेकिन हिंदी से भी याद कर लेना, स्पंजी और प्लेनोरिया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2-3 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है जल के 3 प्रमुख स्रोतों के नाम लिखें। जल के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं, कौन कौन से देख लेते हैं। भूमिगत जल के लिए कुआं और हैंडपंप का उपयोग कर सकते हो, ठीक है। सतही जल के लिए नदियाँ और झील का उपयोग कर सकते हो। वर्षा जल, यह प्राकृतिक जल का प्रमुख स्रोत है, क्योंकि प्राकृतिक का जब मन करेगा तभी वर्षा होगी, आप लोग वर्षा करा नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये 3 जो कि प्रमुख उदाहरण यहाँ से मिल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है 16 नंबर का। इसमें जो कि आप लोग का उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में 2 अंतर जो कि है बताइए, यानी कि 2 प्रमुख अंतर बताना कह रहा है। तो देखिए विषय प्रकाश का झुकाव, ठीक है, तो प्रकाश किरणें को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, इसलिए इन्हें अभिसारी लेंस भी कहते हैं, ठीक है। आप लोग ये जो कि है अभिसारी लेंस ये याद कर लेना, और ये तो आप लोग का जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि है 10 में काम आने वाला, क्योंकि क्लास 10 में जो कि है बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखो अवतल लेंस प्रकाश किरणें को फैलाता है, क्या करता है, प्रकाश किरणों को फैलाता है। छवि का प्रकार, तो देख लेते हैं छवि कैसा होता है। वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार की छवि बना सकता है उत्तल लेंस,
और हमेशा आवासीय, सीधा और छोटा सभी बनाता है। कौन? तो अवतल लेंस। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए 17 नंबर का है, 4 एकलिंगी पुष्पों के नाम लिखिए। तो देखिए 4 एकलिंगी पुष्पों के नाम है मक्का, ठीक है, कद्दू, नारियल और खजूर। तो इस प्रकार जो कि है पुष्प हैं जो एकलिंगी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर का, घर्षण को कम करने के 3 उपाय लिखें। तो कभी भी आप लोग घर्षण को जो कि है किन किन विधियों द्वारा कम कर सकते हो, तो ये 3 उपाय याद रखना। ठीक है, मशीनों में चिकनाई, ठीक है, लब्रिकेशन करके लगाना, ठीक है, जिसको लब्रिकेशन लग करते हैं, गाड़ियों के टायरों में हवा का उचित दबाव बनाए रखना, गति में सुधार के लिए बल वायरिंग का उपयोग करना। ठीक है, ये सभी मुख्य रूप से आपके उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, एक वस्तु का तापमान 28 सेल्सियस है और दूसरे का 37 डिग्री, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो किस प्रकार? तो ए में देखिए, क्या ऊष्मा का प्रवाह होगा? हाँ, ऊष्मा का प्रवाह होगा। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ, ऊष्मा का प्रवाह होगा। दूसरा में उत्तर पूछ रहा है, अगर नहीं तो क्यों? यह प्रश्न अप्रासंगिक है क्योंकि ऊष्मा का प्रवाह अवश्य होगा। ठीक है, यह प्रश्न जो क्या अप्रासंगिक है क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता, इसलिए इसको उस प्रकार लिखा गया है। तीसरा नंबर का है सी नंबर में, अगर होगा तो उसकी दिशा क्या होगी? ऊष्मा उच्च तापमान आप लोग 38 डिग्री सेल्सियस वाली वस्तु से निम्न तापमान 28 डिग्री वाली वस्तु की ओर प्रभावित होगी, क्योंकि ऊपर से नीचे होगा। ठीक है, डी नंबर में है, यह प्रवाह कब तक होता रहेगा? यह प्रवाह तब तक जारी रहेगा जब तक दोनों वस्तु का तापमान समान ना हो जाए। ठीक है, तो तब तक जब तक समान ना हो जाए तब तक यह चलता ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 20 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है, मृदा अपरदन के 4 कारण लिखें। तो देखिए उत्तर है, मृदा अपरदन निम्नलिखित कारणों से होता है। तो कौन कौन सा कारण? तो 4 प्रमुख कारण यहाँ पे लिखा गया है। पहला, तेज वर्षा, पानी मिट्टी को बहा ले जाती है। जब तेज वर्षा होगा तो पानी जो है मिट्टी को बहा के ले जाएगा। ठीक है, तेज वर्षा होगी तो पानी जो है मिट्टी को बहा के ले जाएगी। वृक्षों की कटाई, ठीक है, पेड़ों की कटाई या जड़ों की पकड़ कमज़ोर होने से मिट्टी बह सकता है। ठीक है, इसलिए वृक्षों की कटाई नहीं करनी चाहिए। उसके बाद देखिए, तेज़ हवा, हल्की मिट्टी उड़ाकर कहीं और चली जाती है। तेज़ हवा मिट्टी को उड़ाकर ले जाती है। ठीक है, अत्यधिक चराई, जानवर अधिक चराई कर मिट्टी को कमज़ोर कर देते हैं। ठीक है, अधिक घास खाते हैं तो मिट्टी कमज़ोर हो जाती है। इस प्रकार जो कि है 4 उदाहरण आप लोग को देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जल संरक्षण के 4 उपाय लिखें। ठीक है, जो जल संरक्षण है वो 4 उपाय लिखें। तो यहाँ पे है उत्तर, वर्षा जल संचयन, ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना, यानी कि जो वर्षा का जल है उसका जो कि है उपयोग करना, पानी की आवश्यकता, ठीक है, अनावश्यक बहाव को रोकना। ठीक है, पानी जो कि है अनावश्यक हम लोग बहाते हैं उसको कम करना, नदियों और झीलों को स्वच्छ रखना। ये स्वच्छ रहेगी तो जल जो कि है शुद्ध हो जाएगा। और सिंचाई में ट्रैप सिस्टम जैसी तकनीक का अपनाना। इससे क्या है कि जल की जो कि है जल का खर्च कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे 22 नंबर का, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की 4 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, सब समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब है उसका 4 विशेषताएं लिखना है। तो लिख लेते हैं। पहला है, प्रतिबिंब आभासी यानी कि वर्चुअल होता है। दूसरा है, प्रतिबिंब समतल दर्पण के पीछे उसी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु होती है। इसका उदाहरण हम लोगों ने ऊपर में देख लिया। उसके बाद है, प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का होता है। जितना वस्तु का आकार होगा उतना ही प्रतिबिंब का भी होगा। और प्रतिबिंब दाएं बाएं लेफ्ट राइट की अदल बदल, ठीक है, करती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो 23 नंबर का प्रश्न यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार का है कि कायिक प्रवर्धन से होने वाले किन्हीं 4 लाभों को लिखे। ठीक है, देखिए 4 लाभ पूछे जाते हैं या तो 4 मार्क्स में या 3 मार्क्स में। ठीक है, बेसिकली 3 मार्क्स में ही पूछे जाते हैं, मतलब 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं क्योंकि 4 लाभ है। 3 लाभ पूछे जाएंगे तो 3 मार्क्स में, 5 लाभ पूछने जाएंगे क्योंकि 5 मार्क्स में वर्णन करने के लिए कहा जाता है। तो उसका उत्तर देख लेते हैं। 4 लाभ बताने में हमारी क्या आती है। देखिए, यह पौधों की तेज वृद्धि में सहायक होते हैं। इनमें आनुवांशिक गुण समान होता है। ठीक है, आनुवांशिक गुण जो है वो समान रहता है, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा अधिक रहता है। उसके बाद देखिए, यह कम समय में अधिक पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं। ठीक है, यानी कि पौधों की वृद्धि भी नियंत्रण करते हैं। यह बिना बीज के पौधे
उगाने की विधि है, ठीक है। यह विधि ऐसी विधि है जो बिना बीज के पौधे उगा सकती है, जिसे दुर्लभ, ठीक है, दुर्लभ और प्रजातियों का संरक्षण किया जा सकता है, जिससे जो कि है बहुत जो कि है पौधे जो कि बचे हैं। तो इस प्रकार का उदाहरण दे सकते हो। कायिक प्रवर्धन जो कि है बहुत ही ज़बरदस्त तकनीक है, ठीक है। इसके बारे में आप अलग से चैप्टर पढ़ सकते हो आगे जाके। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे 24 नंबर का, प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो देख लेते हैं प्रकाश संश्लेषण एक बार क्या है। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण वह जैविक प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की मदद से, ठीक है, या सूर्य के प्रकाश की मदद से लिख सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 कहते हैं, और पानी जिसको H2O कहते हैं, से ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 और ऑक्सीजन O2 का निर्माण करता है। तो इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा ही जो कि है पेड़ पौधे अपने भोजन स्वयं बनाते हैं और स्वयं ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए आप लोग का है 25 नंबर, 5 मार्क्स का रहने वाला है। इस टाइप के प्रश्न 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाइए तथा इसके विभिन्न भागों को नामांकित कीजिए, ठीक है। कार्ड नहीं बताना है, बस नामांकित करना है। तो देखिए चित्र बनाइए, तो चित्र बना हुआ है यहाँ पे। उत्सर्जन तंत्र देखिए यहाँ पे है, गुर्दा की नस, ठीक है, गुर्दे की धमनी, महाधमनी, वेना कावा, ठीक है, एड्रीनल ग्रंथि, गुर्दा, ठीक है, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्र मार्ग। इस प्रकार जो कि इसका चित्र आप देख लो, बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। माफ की इसके विभिन्न भागों को एक बार देख लेते हैं। तो देखिए विभिन्न भाग है, वृक्क जिसे किडनी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है मूत्रवाहिनी, जिसको यूट्रस कहा जाता है, यूट्रे, मूत्राशय ब्लडर कहा जाता है, मूत्र मार्ग जिसको यूट्रस कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार का हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न को देखते हैं। तो 26 नंबर का प्रश्न यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया है कि एक लोहे की कील को विद्युत चुंबक बनाना है, ठीक है। जो एक लोहे का कील है, कील पता ना ऐसे होता है कील, वही लोहे की कील। इसके लिए आप क्या करेंगे, वर्णन करें। तो जो मैं करूँगा उसको वर्णन कर देता हूँ, जो आप करेंगे वो भी वर्णन करना, ठीक है। 5 मार्क्स में ये इंपॉर्टेंट रहने वाला, ठीक है। ऐसे प्रश्न 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। एक लोहे की कील को विद्युत चुंबक बनाने के लिए हमें उसे एक तार से जो कि है लपेट कर किसी बैटरी से जोड़ना होगा। जब तार में विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो कील एक अस्थायी चुंबक बन जाएगी और छोटे लोह की वस्तुओं को आकर्षित करने लगेगी। बस इतना ही करना, 5 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 27 नंबर का प्रश्न है, जल चक्र क्या है? तो जल चक्र वह प्रक्रिया है जिसमें जल वाष्पीकरण, संघनन, वर्षा और अपवाह के माध्यम से, ठीक है, अपवाह के माध्यम से पृथ्वी और वायुमंडल के बीच निरंतर घूमती रहती है। तो इस प्रक्रिया को जल चक्र कहते हैं। 28 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 28 का प्रश्न देखिए थोड़ा लंबा है, इसको अच्छे से कर दिएगा, 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। आप एक भवन खरीदना चाहते हैं। क्या आप ऐसा भवन खरीदना चाहेंगे जिसमें खिड़कियां हों लेकिन रोशनदान ना हो, ठीक है। अपने उत्तर का कारण बताइए। देखिए रोशनदान का मतलब है ऐसी घर जिसमें जो कि रोशनी ना आए, ठीक है, यानी कि लाइट ना आ सके। तो देख लेते हैं। मैं ऐसा भवन नहीं खरीदूंगा जिसमें केवल खिड़कियां हों लेकिन रोशनदान ना हो। रोशनदान ऊंचाई पर होती है और गर्म हवा को ठीक है बाहर निकलने में सहायक होती हैं, जिससे घर में ताज़ा हवा का संचार बना रहता है। इसके बिना घर में गर्मी और दम घुटने जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो जिससे जो कि है प्रकाश आती है, लाइट आती है। बहुत सारे पुराने घर में देखिएगा कि रोशनदान होता है, ठीक है, जिसको आप लोग वेंटिलेटर कहते हो, ठीक है। वेंटिलेटर कहते हो उसको हिंदी में रोशनदान कहा जाता है, ठीक है। छोटे छोटे लगे रहते हैं, उससे जो कि है जो देखिए वायु जो गति करती है ना, वो क्या करती है कि ऊपरी भाग में जो कि ठंडी हवा रहती है, बाकी नीचे भाग में गर्म हवा रहती है। तो ठंडी हवा ऊपर से आएगी तो नीचे हवा खिड़की के माध्यम से जाएगी, ठीक है। जल चक्र की तरह इस प्रकार कार्य करती है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 29 नंबर है, परावर्तन किसे कहा जाता है? तो जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस प्रक्रिया को परावर्तन कहते हैं। उदाहरण के लिए दर्पण से हमारी छवि का दिखना। ये प्रश्न मैंने आप लोग को पहले भी कराया था। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 30 नंबर का प्रश्न है। इसमें जो कि है पूछा गया है कि डॉक्टरी तथा प्रयोगशाला तापमापी में 2 अंतर बताएं। तो देखिए किस प्रकार 2 अंतर है।
तो देखिए यहाँ पे विषय लिखा गया है डॉक्टरी तापमापी, प्रयोगशाला तापमापी, तापमान, ठीक है, मापन सीमा, संवेदनशीलता, ठीक है। तो 35 सेल्सियस से 42 सेल्सियस तक ही रहता है डॉक्टर मापी में, और अधिक संवेदनशील रहता है 0 सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस या अधिक रहता है, और ये कम संवेदनशील रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने 30 जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देख लिया। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आप लोगों को जो कि सहायक होगी, और सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। सेट 1 और सेट 2 अगर दोनों आप लोग देख के जाते हैं तो आप लोगों को जो कि है 40, ठीक है, 40 मार्क्स जो कि है 40 या 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो 50 आउट ऑफ 50 आप लोग को आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लगी होगी। ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए जय हिंद।